दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों, आज उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बरेली में समर संघ की एक संगीति आयोजित की गई थी, एक दिवसीय संगीति। यहाँ समर संघ के 10 गोल्डन नियम, समड़ों का इतिहास, समड़ों का जो भी संघर्ष है उस पर चर्चा हुई और समर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। खासकर ओबीसी SC ST के बहुत से बिंदुओं पर चर्चा हुई और उनकी एकता को लेकर चर्चा हुई। तो मेरे साथ समर संघ के सदस्य हैं जिनसे बात करेंगे हम कि क्या है समर संघ, क्या चर्चा हुई है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाहता है। तो आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं समण डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, रामपुर उत्तर प्रदेश भारत से हूँ। तो पहला सवाल मेरा यही है कि समर संघ क्या है, वो हमारे दर्शकों को समझाने का। समण संघ समता में रहने वाले समण संघियों का संघ है। इसमें सभी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी इसके अंदर आते हैं। बमण को छुकर सब इसके अंदर आते हैं। सर, तो सर, समर संघ जो है उसका क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर वो पूरे देश में काम कर रहा है? समण संघ का उद्देश्य सर, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, जो हमारे हक वंचित समाज के या बहुजन समाज के समण संघियों के जो हक अधिकार उसमें दिए गए हैं, उन हक अधिकारों को उन समाज को दिलवाना जिनके लिए वो बना है। वो अभी तक 72 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक एक भी राजनीतिक सेक्टर को छोड़ने के अलावा बाकी किसी भी सेक्टर में 100% लागू संविधान नहीं हुआ। तो समण संघ ये कहता है कि आप एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ, एक साथ इकट्ठा हो जाओ, समण संघ में आ जाओ, और फिर समण संघ में जब आ जाएंगे तो जो संविधान में जो हक अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा जो दिया गया था, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के कॉन्सेप्ट पर सबको जो हक अधिकार मिले थे, वो जो नहीं मिले हैं वो उनको दिलवाने की उसका उद्देश्य है। और उससे पहले वो यही कहता है कि पहले जुड़ो और जुड़ जाओ, और जब जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग संविधान की जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो सर, आज़ादी के बाद या 1947 के बाद बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि आपने एक और संगठन बनाया है, क्योंकि हज़ारों संगठन, लाखों संगठन तो पहले से काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ सर, देखिए, ये पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये संगठन नहीं है, ये संघ है। और ये उसी तरह से है सर, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे भारत जो है वो सभी राज्यों का संघ है, उसी तरह से ये जो संघ है समर संघ, ये सभी संगठनों का और सभी संघियों का, चाहे वो सक्रिय संघी हो या निष्क्रिय संघी हो, सभी संघियों का संघ है। ये संगठन नहीं है, संघ है सर जी। और आप लोग एक और बात कह रहे हैं कि हम चंदा नहीं लेंगे, तो अगर चंदा नहीं लेंगे, कोई भी संगठन जो है धन से चलता है, तो बिना धन के आप कैसे चलाएंगे? आप कौन आपको धन दे रहा है? बार बार कहा जाता है कि कोई आपकी फंडिंग कर रहा है जिससे आप बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये चूँकि जो ऐसे संगठन से इस प्रकार, ये चूँकि संघ है तो इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं। जब ये पता लगा कि संगठन इतने सारे बन गए, आज की तारीख में 29 लाख संगठन हैं, जिसमें 4 लाख संगठन एक्टिव हैं, लेकिन 4 लाख संगठन एक्टिव होने के बावजूद भी आज भी कहीं पर भी कोई बहुजन की कोई आवाज़ को सुनना नहीं चाहता, उनके कोई हक अधिकार देना नहीं चाहता, उनकी नौकरियाँ सब छूटती जा रही हैं और वो सब बेरोजगार होते जा रहे हैं, और कहीं पर उनकी सुनने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसको 29 लाख जगह बांट दिया बाबा साहब की विचारधारा को, बहुजन विचारधारा को। तो संघ जो है उसको यूनाइट करने का काम कर रहा है। एक संघ कहता है कि इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर जाओ। जब ये देखिए, आप सब जानते हैं कि जैसे भारत का संविधान है उसमें सारी पावर जो है जनता में निहित है। कहते हैं ना, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो जब जनता में सारी पावर निहित है, तो जब सारी जनता इकट्ठी हो जाएगी और एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, तो सरकार चाहे किसी की हो, जिसका बहुमत होता है उसकी बात मानी जाती है, जिसका जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो जब समर संघ ये कहता है कि पूरा 90% जो समाज है, जो समर समाज है, वो हकवंच, हमेशा उसको हकों से दूर रखा गया है और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन आज तक 72 वर्ष होने के बाद भी आज तक भी वो किसी सेक्टर में ऐसे समर संघियों को कहीं भी अधिकार नहीं मिले, और सिर्फ 10% लोग पूरे देश की 90% संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारी ये सबसे मांग रहती है, लेकिन मांग को मानता कौन है? ये तो तभी है ना जब यूनाइट हो जाएंगे, तो ये स्वतः ही सरकार हमारी तरफ देखेगी कि इनको ये करना चाहिए। लेकिन अभी हम चूँकि यूनाइट नहीं हो पाए हैं, इसलिए हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे, और ये 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी भारत की है। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि प्रत्येक समर संघी को उसके प्रतिनिधित्व के अनुसार पर भारत की संपत्ति को
सबके हिस्से के अनुसार बांटा जाए, सबको दिया जाए। ना कि ये कि कोई तो अरबपति खरबपति होता है जिसका बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो खरबपति पैदा होता है, और एक है कि वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है, तब वो मुश्किल से लाखों रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता। तो ये जो असमानता है, इसमें समानता चाहता है समर संघ चाहता है कि सब लोग अपने हक अधिकारों को पहचानें, अपनी ड्यूटीज़ को पहचानें और अधिकारों को पहचानें और संविधान पर चलें, संविधान को पढ़ें और जानने के बाद एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अपने देश का नेतृत्व करें, और देश का नेतृत्व करेंगे, देश जुड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो सर मेरा सवाल था कि आप सैकड़ों कार्यक्रम हर महीने कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं वो, चंदा कैसे आता है? आपने कहा ना कि चंदा नहीं लेंगे, फिर कैसे आप सैकड़ों कार्यक्रम हर महीने कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए समर संघ ये कहता है कि समर संघ चंदा नहीं लेता, ना चंदा देता है। ये चंदे के धंधे के आधार कारण ही तो आज हमारा बहुजन समाज आज तक भी यूनाइट नहीं हो पाया। तो समर संघ चंदा नहीं लेता और ना चंदा देता है, और समर संघ में ये बताया जाता है कि आप स्वाभिमान से जिए। वो ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिपेंड हो, वो अपना रोजगार खुद डेवलप करे और रोजगार डेवलप करके इनकम जनरेट करे, और अपना इनकम जनरेट करने के बाद अपना खर्चा स्वयं उठाए। वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना खाने का, अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा स्वयं उठाएगा, और जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं का खर्चा उठा लेगा तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम बिना पैसे के हो जाएगा। अभी क्या है कि जैसे आपने देखा संगठनों में तमाम पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करने के बाद थोड़ा पैसा लगाते हैं, बाकी सुरक्षित रख लेते हैं, और वो जो पैसा सुरक्षित रहता है वो एक तरह से मतलब ये है कि लड़ाई की जड़ बैठ जाता है। उसके कारण तमाम संगठन के टुकड़े पर टुकड़े होते जाते हैं, उनमें टन आती रहती है, टन की आवाज़ आती रहती है और काम खत्म हो जाता है। लेकिन संघ में ये इसलिए नहीं होता कि संघ में कहीं पैसा इकट्ठा नहीं होता। इसमें जो कार्यक्रम होता है उसमें सबको आह्वान किया जाता है, और सारे साथी अपना खर्चे पर कार्यक्रम में आते हैं, और वहाँ पे अपना भोजन 2-4 पराठे अपने लिए और 2 पड़ोसी के लिए लेके आते हैं। और जो प्रॉपर्टी जहाँ मीटिंग होती है वो अक्सर या तो कोई सार्वजनिक प्लेस होता है, या फिर हमारा किसी समर संघ का कोई प्लेटफॉर्म या कोई स्थल होता है जहाँ पे हमारी मीटिंग्स हो जाती हैं। तो इस तरह से स्थल में फ्री में मिल जाता है या सामाजिक मिल जाता है, और भोजन अपना खुद का लाते हैं, और ट्रांसपोर्ट में वो अपना स्वयं का अपना खर्चा आह्वान करता है, और जिस कारण हमारी जो संगति है वो बिना पैसे के हो जाती है सर, बड़ी से बड़ी संगति हो जाती हैं। और यहाँ तक कि अभी दिल्ली संगठन अब तक 1500 और 2-2000 लोगों की संगति बहुत कम पैसे में, नॉमिनल पैसे में करी है सर। वो संघियों ने अपने खर्चे पर स्वयं करी है, किसी से चंदा 1 रुपये का भी नहीं लिया है सर। एक और सवाल रहता है कि सर अभी आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप राजनीतिक संगठन बनाएंगे और लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या ऐसा होगा? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल लोगों का डाउट्स होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जैसे वो कहावत नहीं है कि जो दूध से जल जाता है वो छाछ को ही फूंक फूंक कर पीता है। तो इसीलिए लोगों का सोचना बहुत ही लाजमी है और सोचना भी चाहिए। लेकिन समर संघ सर इसी चीज़ को लेकर ही चल रहा है कि वो सब ऐसे वायरस जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हैंग हुआ और कोलैप्स कर गया और बैकफुट पे पहुंच गया, उन सब पर स्टडी करने के बाद ही समर संघ ने 10 गोल्डन रूल्स का निर्माण किया। और ये 10 गोल्डन रूल्स जो हैं सर, ये अपने आप में एक एंटीवायरस है, और उसमें से ये भी है कि उसने संघ ने जो उसका गोल्डन रूल नंबर 8 है, उसमें उसने इस बात का कमिटमेंट किया है कि वो संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया तमाम संगठन राजनीति में जाकर अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, और वो लोग जिसके संगठन में जाते हैं, जिसकी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, वो उसी का पट्टा पहन के उसी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, और अपने समाज को शोषण करने का काम उसी तरह करते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटा जब होता है तभी कुल्हाड़ी लकड़ी को काट पाती है। उसी तरह हमारे समाज के लोगों से ही हमारे समाज के हक अधिकारों को हनन करते हुए उनका शोषण किया जाता है। तो सर संघ ये ने डिसाइड कर रखा है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ अपनी विचारधारा को हमेशा बड़ा करेगा और संघ को मजबूत करेगा, और बहुजन समाज को उसके हक अधिकार दिलाएगा जो संविधान में दिए गए हैं, और वह कभी भी जो है इस तरह से कमज़ोर नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति यदि चाहे, जो कोई साथी समर संघी चाहता है कि वो राजनीति करना चाहे, तो वो स्वयं अकेला जा सकता है, लेकिन वो जब जाएगा तो वो संघ का सक्रिय समर संघी नहीं रहेगा, वो इस सामान्य सदस्य ग्रुप में रहेगा और वो जा सकता है, उसको संघ अनुमति देगा। मेरे साथ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो सर बताएं आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल कैसे इस विचारधारा पे काम कर रहा है जो आज कार्यक्रम था? कार्यक्रम ये आज हुआ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल चूँकि तथागत फाउंडेशन द्वारा संचालित है। हमारे जितने साथी हैं वो सभी समर संघ की ही विचारधारा से पहले से जुड़े हुए थे, इसीलिए आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और संघ की जो विचारधारा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। जो हमारे देश की 90% पॉपुलेशन है वो SC OBC माइनॉरिटी है, लेकिन जो संपत्ति है, जो अवसर हैं,
अगर आप आज की डेट में नियुक्तियों में देखेंगे तो जो 10% है वो 95% पे शासन कर रहे हैं। तो संघ की जो विचारधारा है कि समानता के आधार पे सबको अवसर दिया जाए, इसके लिए मैं भी सहमत हूँ और ये बिल्कुल लागू होनी चाहिए ताकि किसी के साथ शोषण और अत्याचार ना हो पाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, समर संघ जैसे काम कर रहा है तो अगर कोई उसका सदस्य बनना चाहता है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे सदस्य बन सकता है, कैसे इस विचारधारा से वो जुड़ सकता है, कैसे इस मूवमेंट का अंग बन सकता है? बिल्कुल सर, समर संघ में जुड़ने के लिए उसको समर संघ की विचारधारा को समझना होगा और जो व्यक्ति समर संघ की विचारधारा को समझ जाएगा वो उससे जुड़ सकता है। उसके लिए पहली बात शर्त तो यह है कि उसको समण होना है। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि पहले तो यह है कि जितना 90% जो समाज समण संघी हैं वो ऑलरेडी समण संघी तो पहले से ही हैं, बट क्या है कि उनको सक्रिय समण बनने की ज़रूरत है। तो जुड़े तो पहले से ही हैं, बस उनको सक्रिय करने की ज़रूरत है। एक्टिव हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उससे जुड़ जाएंगे। जो व्यक्ति समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है वो उसका संघ का स्पोक्स बन जाता है, प्रवक्ता बन जाता है और फिर वो आगे का संघ का काम करने लगता है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये उड़ान इंटरनेशनल स्कूल जो है ऑलरेडी ये समर संघ की विचारधारा पहले से काम कर रहे थे, है ना, लगातार काम कर रहे थे, उसी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बट क्या है कि अब ये अब संघ इनके साथ है और ये संघ के साथ हैं, है ना, तो एक दूसरे की ताकत बन गए कि नहीं बन गए। अब ये जो इतना बड़ा कैंपस है, ये इतना बड़ा जो इंटरनेशनल स्कूल है, ये ऑलरेडी संघ की प्रॉपर्टी तो हो गई भाई। यहाँ पर संघ ही हो गए, आप स्पोक्स हो गए तो संघ की प्रॉपर्टी हो गई, तो इससे एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलती है। और कोई भी जो व्यक्ति जो समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, जो समता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो, वो जो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा वो इससे जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। एक और सवाल है कि ये जो समर संघ है इसका मालिक कौन है, या कौन इसका सबसे ऊपर बैठा है जो इसे चला रहा है, कैसे चल रहा है ये, या इसमें डिसीजन कौन लेता है? देखिए सर, समर संघ का मालिक तो संघ ही है, संघ ही इसका मालिक है और जो भारतीय संविधान है वो इसका मार्गदर्शक है। उसको आप चाहे नेता कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो इसका मार्गदर्शन है। जहाँ तक है इसकी कार्यक्रम कैसे होते हैं, तो सर जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसे पूरे भारत को चलाने के लिए जो नियम कानून बनते हैं वो संसद में पास होते हैं, उसका हाउस लगता है, तो उसी तरह से संघ का भी हाउस लगता है और संघ के हाउस में हर वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है जो स्पोक्स होगा। स्पोक्स वही व्यक्ति हो सकता है जो संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, जो संघ को कॉन्सेप्ट को समझ जाता है वो स्पोक्स बन जाता है, प्रवक्ता बन जाता है, और जो प्रवक्ता बन जाता है वो फिर हाउस में प्रतिभाग कर सकता है। तो उसमें अभी तो कम से कम 1000, 1500, 2000 की संख्या स्पोक्स की हो गई है जो लगातार हाउस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके साथ बैठकर मीटिंग्स होती हैं और उसमें कोई भी साथी प्रस्ताव ला सकता है। यदि वो प्रस्ताव अच्छा होगा तो ये मैटर नहीं करता कि प्रस्ताव वो कौन लाया है, वो एक सामान्य सा मजदूर भी हो सकता है और वो IAS भी हो सकता है। तो जो जिसका प्रस्ताव अच्छा होगा और जो बहुमत से पास होगा उसको वहाँ पर सबकी सहमति मिलेगी और वहाँ के जो टेम्परेरी सभापति बनते हैं उस हाउस के, उसके द्वारा उस पर अनुमोदन कर दिया जाएगा और जब वो अनुमोदन हो जाता है तो वो संघ का कानून बन जाता है, संघ का आदेश बन जाता है और फिर वही संघ का आदेश प्रत्येक संघी को मानना होता है, क्योंकि प्रत्येक संघी वो है सक्रिय संघी जिसको ऑलरेडी संघ का कॉन्सेप्ट पता है और उसे पता है कि जब कानून पास हो जाता है संघ में तो वो सबको मान्य होता है। जैसे कि मेरे को आज संघ का आदेश हुआ था कि आपको आज इस जगह पर संगति अटेंड करनी है और आपको अपना मुख्य कॉन्सेप्ट देना है, तो संघ के आदेश पे मैं यहाँ पे पहुँचा और आज लगभग 10 से 12 संगति पूरे भारत में लगी हैं और सब जगह संघ ने आदेश करा है कि किसको कहाँ जाना है। और कोई व्यक्ति क्या कहते हैं 800 किलोमीटर चल के भी गया होगा, कोई 200 किलोमीटर चल के भी गया होगा, लेकिन संघ ने जिसको कह दिया कि आपको वहाँ जाना है तो उस व्यक्ति को वहीं जाना है और संघ का ही कॉन्सेप्ट बताना है और अपने आप को व्यक्तिगत उसको ना चमकाना है ना कोई प्रयास करना है। इसमें जो भी बात करेगा वो संघ की बात करेगा, हम की बात करेगा, व्यक्तिगत की बात यहाँ होती नहीं है सर। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा ये उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में हम लोग बात कर रहे थे समर संघ के सदस्यों से। उन्होंने बताया समर संघ के बारे में कि ये क्या है, कैसे इसकी कार्यशैली क्या है, कैसे काम करता है, और उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के जो संस्थापक सदस्य हैं उनसे भी हमने बात की। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समर संघ का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इससे ज़रूर जुड़ें। मैं संतोष शाह के उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बरेली से।